नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। अरुणिमा सिन्हा दुनिया की पहली माउंटेनर रही, पहली एवरेस्ट विजेता रही जो दिव्यांग थी। मई 2013 में उन्होंने कृत्रिम पांवों के सहारे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह किया। पिछले ही साल यानी कि जो 2023 की यूपीएससी की सिविल सर्विसेज एग्जाम थी, उसमें एक ऐसे अभ्यर्थी ने, सूरज तिवारी, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के रहने वाले, जिनके दोनों पांव और एक हाथ एक्सीडेंट में कट गए, ऐसे युवा ने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम पास किया, 970वीं रैंक हासिल करी। भारतीय प्रशासनिक सेवा में उनका चयन हुआ। यानी कि दिव्यांगता कोई अभिशाप नहीं है। इस बात को ऐसे तमाम लोग जो शारीरिक रूप से अक्षम है, शारीरिक रूप से वो सामर्थ्य नहीं है, अलग अलग परिस्थितियों की वजह से, जो भी कारण उनकी अक्षमता के रहे, शारीरिक अभाव के, उसके बावजूद उनकी ओर से कुछ ऐसे काम किए जाते हैं, कुछ ऐसे उपलब्धियां अर्जित की जाती हैं जो उनको समाज में खास बनाती है और ये भी बताती है कि दिव्यांगता यानी कि शारीरिक कमी, शारीरिक कमजोरी, शारीरिक अक्षमता या किसी अंग का नहीं होने से उनकी योग्यता, उनकी सामर्थ्य, उनकी काबिलियत में किसी तरह की कोई कमी नहीं आती है। 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांगता दिवस है और इस बार वर्ष 2024 में जो पुरस्कार उत्तराखंड सरकार की ओर से दिए जाते हैं, उसमें 2 खास नाम, पार्टी के कानीकोट के लड़ी गांव के प्रकाश सिंह को पुरस्कार मिलेगा और दूसरे शख्स हैं दीपक शर्मा, जो पार्टी ब्लॉक के ही भिंगराड़ा के पास एक छोटा सा गांव है खरही, उसके निवासी है। दीपक शर्मा हमारे साथ हैं कि दोनों हाथ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद प्रतिभा में वो किसी से पीछे नहीं है। इन्हीं हाथों से, जो हाथ उनकी कमजोरी है, उसको उन्होंने अपनी ताकत बनाया। पेंटिंग वो करते हैं। कैसे उनका सफर रहा, तो हाथों की ये परिस्थिति कैसे हुई, क्या वो जन्म से थे या किसी हादसे की वजह से थे, ये सब उनसे ही जानते हैं। शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है। दिव्यांग दिवस की आपको बहुत शुभकामनाएं और साथ ही जो पुरस्कार उत्तराखंड सरकार की ओर से इस बार दिया जा रहा है, तो चंपावत जिले से जो 2 लोग हैं उनमें एक आप हैं, तो पुरस्कार मिलने पर पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? उत्तराखंड सरकार और समाज कल्याण का बहुत बहुत आभारी हूँ जो इस बार मुझे चयन किया। दीपक शर्मा जी, जो आप पहले तो अपने बारे में बताएंगे कि आपकी जो पढ़ाई लिखाई रही वो कितनी रही, जो परिवार की जो आर्थिक स्थिति थी, माता पिता या परिवार के जो अन्य लोग हैं वो क्या करते थे, किस तरह से प्रारंभिक जीवन रहा, शिक्षा रही, और हाथ की जो स्थिति हुई ये कैसे हुई है? हाथ तो बचपन से ही ऐसे हैं और जो पढ़ाई की जो है बहुत कठिन परिस्थितियों से मैंने स्नातक किया और ये अकेले पिताजी से लेबरी करने वाले, घर में पढ़ाने वाले, 3-4 भाई बहनें थे, सबकी पढ़ाई की और बहुत ही कठिन जीवन रहा। तो आप के दोनों हाथों में तकलीफ है, यानी कि दोनों हाथ जो है मुड़े हुए हैं, उसके बावजूद आपने जो पेंटिंग का काम आप करते हैं, पेंटिंग आप तमाम जगह जाते हैं, तो ये पेंटिंग आपने कैसे सीखी? क्या कोई आपने ट्रेनिंग करी या आपने करते करते मतलब स्वतः इसको अभ्यास किया? किस तरह से आपने किया और पेंटिंग से आप कितना कमा लेते हैं? पेंटिंग की मैंने कोचिंग तो कुछ नहीं की। तो पहले हमारे घरों में जो मिट्टी के फर्श पड़े थे, एक कटोरी में पानी लिया और एक ब्रश ले आया मैं बाजार से। मैं एक वो छोटे बच्चों वाली वाली किताब मिलती थी, उसमें कटिंग वाले शब्द होते थे, तो ब्रश को पानी में भिगाकर मिट्टी में लिखता रहा और वो सूखता जाता था कि वो खराब भी नहीं होता था और सूख भी जाता था और अभ्यास भी हो जाता था। लेकिन कटिंग का थोड़ा दिमाग में रखना जरूरी होता था। धीरे धीरे करते करते ऐसे ही 2009 में इंटर में पढ़ता था मैं, हमारे विद्यालय में चार्ट प्रतियोगिता हुई। चार्ट प्रतियोगिता में मेरे को पहला स्थान मिला। पहला स्थान मिलने से मेरी उत्सुकता और जाग गई
मैंने कहा फिर इसी को ही रोजगार का जरिया बनाते हैं, और तो कुछ होता नहीं है। पेंटिंग करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? क्या भिगराड़ा क्षेत्र में ही रहते हैं या उन इलाकों में कोई वॉल पेंटिंग होती है या दूसरे तरह की बहुत सारी चित्रकारिता होती है? तो आप कहाँ कहाँ जाते हैं? और चित्रकारिता में जो चित्रकारी जो पेंटिंग में किसी को आपने आइडल बनाया है, कोई आपके ऐसे मॉडल रहे हैं जिन जैसा बनने का प्रयास करते हैं? पेंटिंग भिंगाड़ा क्षेत्र तो हुआ ही हुआ, फिर जहाँ से फोन आ गया फिर वहाँ जाना जरूरी होता है, और इसमें फिर जो इनकम होती है तो वो काम पर डिपेंड करती है। कभी हफ्ते में 2 दिन भी मिल जाता है, कभी महीने में 1 दिन भी मिलता है। पेंटिंग के जो काम से, इस प्रोफेशन से आपका जो आजीविका है वो पूरी हो जाती है या इसके अलावा भी आप कुछ और काम करते हैं? मैं और काम कुछ नहीं करता हूँ, पेंटिंग ही इस अभी गुजारा तो कहाँ होता है क्या, बहुत कम, लेकिन चल जाता है। शासन ने, सरकार ने और सामाजिक संगठनों ने क्या आपको, आपके जो काम है, आप जो प्रयास करते हैं उस पर आपको किसी तरह की आर्थिक या अन्य किसी भी प्रकार से सहयोग किया? ना, किसी ने कुछ सहयोग नहीं किया। इसी बार मैं समाज कल्याण अधिकारी जी का और उत्तराखंड सरकार का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मेरे को इस लायक चुना। पेंटिंग करते हैं और पेंटिंग ऐसी करते हैं इन हाथों से जो सक्षम हाथ हैं उनके मुकाबले वो किसी तरह कम नहीं है। लेकिन जब समाज में जाते हैं तो समाज की जो मानसिकता है, जो उसकी मन स्थिति है, किसी शारीरिक रूप से पूर्णता जिसके मतलब शरीर में कोई कमी हो, उसको देखकर उससे बात करके तो समाज में किस तरह का भाव लगता है? क्या कोई उपेक्षा भाव होता है या समाज में अब सुधार की स्थिति बनती है? मैं तो सुधार की स्थिति देखता हूँ। लोग मोटिवेट करते हैं, लोग उत्साहित करते हैं, उत्साहित करते हैं। आगे आपका अब आपको 3 दिसंबर को पुरस्कार मिलेगा, 8,000 रुपये का चेक मुख्यमंत्री जी देंगे और प्रशस्ति पत्र देंगे। तो इसके बाद आप इस पुरस्कार को पाने के बाद आपके काम करने में आपके किस तरह से आपको बदलाव और ये पुरस्कार किस तरह से आपको मोटिवेट करेगा? ये मोटिवेट यही करेगा कि मेरी और उत्सुकता बढ़ेगी इस काम को करने में, और लगनशील होगा। 2022 के विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें आपको जो निर्वाचन विभाग है चंपावत का, उसकी ओर से मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए, खासतौर पे दिव्यांग वोटर हैं उनको प्रेरित करने के लिए आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। तो उस समय आपका चयन कैसे हुआ और उस दौरान आपने लोगों को, खासतौर पे जो दिव्यांग मतदाता है उनको कैसे प्रेरित करने का काम किया? इसमें चयन का तो मुझे कोई पता नहीं लगा, लेकिन हमारे क्षेत्र में ऐसे दिव्यांग नहीं है कि जो जिनका सहारा लेकर के हम बूथ तक ले जाएं, जो सब सक्षम है चलने में। जो सरकारी दफ्तर हैं या ऐसे सार्वजनिक स्थल हैं या जैसे परिवहन निगम की बसें हैं, रेल विभाग है, दिव्यांगों को क्या सुविधाएं और होनी चाहिए कि किसी सरकारी दफ्तर में उनके आने जाने में, यद्यपि रैंप इत्यादि की व्यवस्था करने का एक अनिवार्य बनाया गया है कि हर सरकारी दफ्तर में दिव्यांगों के आने जाने के लिए, उनके बैठने के लिए एक विशेष प्रबंध किया गया है, लेकिन जब आप जाते हैं, जब आप देखते हैं तो क्या ये पर्याप्त है या अभी इसमें और सुधार की जरूरत है? लेकिन रैंप लगभग सारे विभागों में है आजकल बने हुए हैं, लेकिन मेरे को तो रैंप की जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन मैं अन्य जो चल नहीं पाते हैं उनके लिए रैंप की आवश्यकता जरूरी होती है। लेकिन रैंप भी वहीं तक सीमित है, आदमी कितनी दूर से आ रहा है, रैंप एक ही विद्यालय में 1-2 मीटर का ही बनता है। लंबाई मतलब जहाँ कठिन रास्ते हैं वहाँ रैंप की आवश्यकता हो। इसके अलावा सरकार की ओर से जो योजनाएं हैं दिव्यांगों के लिए, जो वर्तमान में योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ दिव्यांगों तक कैसे पहुँचे, नंबर 1। और दूसरी बात, क्या और नई योजनाएं बनाई जाने की ज़रूरत है? दिव्यांगों की जो रोज़मर्रा की जो दिक्कतें होती हैं, व्यवहारिक रूप से क्या दिक्कतें हैं, उनके समाधान के लिए आपके पास कोई सुझाव हो? जो ज़रूरतें हैं दिव्यांगों की, पेंशन मिलती है, समाज कल्याण 1,500 रुपये पेंशन दिव्यांगों को देता है, कि बसों में सुविधाएं हैं, रेल में है, तो इसके अलावा और क्या होना चाहिए? ये क्या ऐसा किया जाना चाहिए कि दिव्यांगों को किसी और सहारे की जरूरत न पड़े? दिव्यांगों को जो नौकरी का आरक्षण है वो कम से कम 3% से बढ़ा करके वो उसको ज़्यादा करना चाहिए। मतलब
वर्तमान जो आरक्षण है 3% उसको बढ़ाकर 5% या उससे 10% है। तो आप अगर कुछ और दिव्यांग भाइयों को, दिव्यांग बहनों को कोई मैसेज देना चाहेंगे तो आप वो दे सकते हैं कि उनको किस तरह से आगे बढ़ने के लिए प्रयास करने चाहिए। मैं तो ये सोचता हूँ कि दिव्यांग होने का कोई घमंड नहीं करना चाहिए, लेकिन जो दिव्यांग होता है वो हर किसी न किसी क्षेत्र में कार्यरत होता है और उसमें अपनी लगनशीलता मेहनत करनी चाहिए। शर्मा जी आपका बहुत धन्यवाद। 2024 का जो विश्व दिव्यांग दिवस है, इसकी जो थीम है समावेशी और टिकाऊ विकास के लिए जो विकलांग व्यक्तियों के नेतृत्व को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा, उस दिशा में बढ़ने की बात कही गई है। तो 1992 से जो संयुक्त राष्ट्र संघ दिव्यांग दिवस को हर साल मनाता है, उसके पीछे की जो मंशा है वो यही है कि दिव्यांगों को ये बताना कि वो किसी से कम नहीं है। उनकी जो शारीरिक अवस्था, शारीरिक जो स्थिति है, शारीरिक अक्षमता है, वो उनके दूसरी प्रतिभाओं की वजह से जीत हासिल की जा सकती है। और ऐसे ही काम, ऐसे ही प्रयास और ऐसे ही उदाहरण हमारे सामने तमाम दिव्यांग समाज के लोग दे रहे हैं, जो अपने अक्षमता के बावजूद वो अपनी प्रतिभा से इनको पार पाके जो बाधाएं, जो अवरोध हैं, वो दिव्यांगता को मात दे रहे हैं। दीपक शर्मा की जो जीवन की तमाम उतार चढ़ाव हैं वो ये बताते हैं कि बिना किसी प्रशिक्षण के, बिना किसी बाहरी मदद के उन्होंने स्वतः पेंटिंग सीखी और उस पेंटिंग को अपने व्यवसाय के रूप में, अपने रोजी रोटी के रूप में और अपने लिए आगे बढ़ने के सहारे के रूप में उसको बनाया। और पेंटिंग की बदौलत एक उनका उस पूरे क्षेत्र में, नदिया घाटी का महत्वपूर्ण क्षेत्र जो रहा है, वही नाम नहीं कमाया बल्कि पूरे जिले में तो हाथों की अक्षमता के बावजूद उनके पेंटिंग की जो कलाकारी है, जो चित्रकारिता है, वो बेहद खूबसूरत है। और यही खूबी है कि दिव्यांगता के बावजूद वो अपने इन कामों से समाज को एक नई रोशनी दे रहे हैं। और समाज की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो दिव्यांगों को लेकर किसी तरह की कॉम्प्लेक्स ना पाले, किसी तरह की इंफीरियरिटी को ना करे। वह भी समाज के वैसे ही हिस्से हैं जैसे सक्षम लोग हैं, क्योंकि उनमें कुछ और प्रतिभाएं हैं जो उनके माध्यम से समाज को जगमग कर रही है।